दिग्गज ख्याल गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां दशकों पहले हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन यूँ लगता है जैसे उनका संगीत आज भी यूँ ही तरोताज़ा मौजूद है हमारे बीच। बल्कि उनके सुर का एक भी ज़र्रा ना तो कम हुआ है और ना ही इसके असर में कोई कमी ही आई है। जहाँ तक भी हिंदुस्तानी संगीत का विस्तार है, उस पूरे विस्तार में ये आज भी उसी गहराई के साथ सुनी और सराही जाती है। ना तो उनके जीते जी और ना ही उनके जाने के बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन उनकी शख्सियत को बांट पाया है। उनकी एक बिल्कुल अनूठी और अनोखी सी शख्सियत थी, जिसने अनजाने में ही उनकी एक अलग सी छवि कायम कर दी थी। उनका ख्याल गायन और उनकी ठुमरियाँ आज भी शास्त्रीय राग संगीत सुनने और सीखने वालों के लिए तो अनमोल है ही, बल्कि हर उस आदमी को वो प्रिय है जिसे सुर से लगाव है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के ज़माने में ख्याल गायकी का क्षेत्र बड़ा ही समृद्ध था। कई ऐतिहासिक हस्तियां मौजूद थी उस समय। एक और थे आगरा घराने के दिग्गज कलाकार उस्ताद फैयाज़ खां, किराना घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खां, बूढ़े बुज़ुर्ग उस्ताद रजब अली खां इत्यादि। तो दूसरी ओर थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित डी.वी. पलुस्कर, विदुषी हीराबाई बड़ोदकर, केसरबाई केरकर, सिद्धेश्वरी देवी, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव व्यास इत्यादि। सभी अपने फ़न के बादशाह और अपनी छवि में दमकते हुए, लेकिन इन सभी दिग्गज कलाकारों की लंबी कतार में खां साहब ने अपने को खोने नहीं दिया था, बल्कि अपनी लगन और परिश्रम से पटियाला घराने की वो गायकी कायम की, जिसने उनकी शख्सियत को एक अलग पहचान दी थी। पटियाला घराने की गायकी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को विरासत में मिली थी। इनका जन्म ख्याल गायकों के ख़ानदानी परिवार में लाहौर के पास की एक जगह कसूर में अप्रैल 2, 1902 को हुआ था। इनके पिता अली बख्श और चाचा उस्ताद काली खां दोनों ही उम्दा ख्याल गायक थे। गायन की आरंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी चाचा उस्ताद काली खां से ही ली थी। फिर उनके असामयिक निधन के बाद अपने पिता उस्ताद अली बख्श की शागिर्दगी में उन्होंने ख्याल गायन की बारीकियों को गले में उतारा था। ख्याल गायकी की दुनिया में उनकी यात्रा की चर्चा करते हुए सरोद वादक तथा संगीत इतिहासकार प्रोफेसर C.L. दास ने बताया था कि उन दिनों संगीत समारोह बहुत होते थे, जिसमें वरिष्ठ कलाकारों के साथ साथ नए कलाकारों को भी सुना जाता था। उन्हीं समारोह में उभरते कलाकारों के बारे में जानकारी मिलती थी लोगों को। ऐसा ही हुआ था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के साथ। सन 1934 ईस्वी में कोलकाता के एक संगीत समारोह में उनका ख्याल गायन का एक कार्यक्रम हुआ। इसी बीच ग्रामोफोन कंपनी ने भी इनके गाने का एक रिकॉर्ड निकाला था। इससे एक नए कलाकार के उभरने की आहट आने लगी थी, प्रोफेसर दास ने कहा था। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह खां साहब चर्चा में तो आ गए, लेकिन शोहरत का सेहरा उनके सिर पर पूरी तरह अभी तक सज नहीं पाया था। सन 1944 में बिहार के गया में श्री गोविंद लाल नफोफा जी, जो एक संगीत प्रेमी गयावाल पंडा थे, उन्होंने शहर में ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब भी शरीक हुए थे। उन्होंने गाना शुरू किया
और जब तानों की फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी तो श्रोता अवाक रह गए थे। विशाल जनसमूह से भरा पूरा पंडाल अथाह शांत सागर जैसा लगने लगा था। जब गाना ख़त्म हुआ तो पूरा वातावरण लंबे समय तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा था। इस एक कार्यक्रम ने इन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। प्रोफेसर दास कहा करते थे कि इस कार्यक्रम के बाद जिस किसी मंच पर वे गा जाते, उनके बाद किसी और का गाना कभी जम नहीं पाता था। और ठीक इसी वर्ष 1944 में पटना में पटना विश्वविद्यालय के रजत जयंती के अवसर पर एक विशाल संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भी खां साहब का गायन इस तरह प्रभावशाली रहा कि प्रसिद्धि उनके कदम चूमने लगी थी। आगे चलकर खां साहब अपने हर इंटरव्यू में इस कार्यक्रम की चर्चा बड़े फ़ख्र से किया करते थे। प्रोफेसर दास ने बताया था कि खां साहब का कोई भी कार्यक्रम कभी फीका नहीं पड़ा। हर महफिल, हर मंच पर उनका रंग इस तरह जमता कि किसी और रंग के चढ़ने की उम्मीद ही नहीं रहती। प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म में उन्होंने राग सोहनी और रागेश्वरी में बंदिशें गाईं, जिससे आम लोगों में उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी। उन्होंने अथाह शोहरत और इज़्ज़त पाई। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय ने देशिकोत्तम सम्मान से विभूषित किया। लेकिन इन सारे उपाधियों से ऊपर था उनका लोगों का उनके प्रति स्नेह और आदर। खां साहब की गायकी अलहदा थी। पटियाला शैली का पूरा व्यक्तित्व इनकी गायकी में उभर आता था। भारी वज़नदार आवाज़ में ये घंटों विलंबित लय में स्वर विस्तार करते, लेकिन उनके गाने की असली खूबसूरती मध्य और द्रुत लयों में निखरती थी। भीषण अभ्यास के कारण तीनों सप्तकों मंद्र, मध्य और तार में आवाज़ बड़ी सहूलियत और सफाई से जाती थी। तानों की तैयारी ऐसी कि कोई और ये तान निकाले तो पेट में बल पड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि खां साहब ने ख्याल गायकी को खूबसूरत अंदाज और मिजाज दिया, जो ज़माने में आमतौर पर कम ही पाया जाता था। स्वर पर उनका जैसे एक छत्र अधिकार था, लेकिन वो सहज ढंग से आवाज़ लगाने के कायल थे। साथ ही किसी तरह की अतिशयता को उन्होंने अपनी गायकी में कभी उभरने नहीं दिया। न तो कोई स्वर कभी फाजिल लगता और न कभी किसी सुर की कमी ही होती। सुर के इसी जमाव और मिजाज की खूबसूरती ने उनकी ठुमरियों को अमर बना दिया है। आज कोई भी ऐसा ठुमरी गायक नहीं जो उनकी ठुमरियों नैना मोरे तरसे राम, आजा बलम परदेसी या का करूं सजनी आए न बालम आदि जैसे बोलों को नहीं दोहराता हो, बल्कि ठुमरी का जो मानदंड उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां साहब ने स्थापित किया, आज हर ठुमरी गायक को उस मानदंड तक पहुंच पाने की साध रहती है। वैसे तो खां साहब राग खमाज, काफ़ी, पीलू, सोहनी इत्यादि देश, पहाड़ी, सिंधु भैरवी आदि कई रागों में ठुमरी गाते थे, लेकिन पहाड़ी में उनकी ठुमरी का रंग ही कुछ और होता था। प्रोफेसर दास, जिन्होंने पटना और कलकत्ता में कई बार खां साहब को सामने बैठकर सुना था, अक्सर कहा करते थे कि पहाड़ी गाने का चलन ख्याल गायकों के बीच तो खां साहब ने ही शुरू किया था। इन ठुमरियों के माध्यम से ही पहाड़ी धुनें आज पश्चिम से लेकर पूर्व तक गुनगुनाई जा रही हैं। ख़ानदानी और विद्वान गुरुओं का शिष्यत्व खां साहब को ख्याल गायन के बंदिशों का अतुल भंडार थमा गया था। एक एक राग में अनेक पारंपरिक बंदिशें इन्हें याद थी, लेकिन अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता से इन्होंने इस भंडार को और भी समृद्ध किया था।
सब रंग नाम से इन्होंने कई बंदिशें बनाईं। राग केदार की एक बंदिश ए नवेली नार बहुत प्रसिद्ध हुई थी। राग कामोद में छाड़ दे मोरा आँचरा और राग देसी में जेरा लर्जे मोरा इत्यादि की रचना इन्होंने ही की थी। ये रचनाएं ख्याल गायकों के बीच आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। सुर का ऐसा साधक बिरले ही होता है। प्रोफेसर दास बताते थे कि खान साहब जब तक जागते रहते उनके हाथ से सुरमंडल नहीं छूटता था। देश विभाजन के बाद खान साहब पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन राग संगीत और मित्रों की चाहत उन्हें यहाँ वापस खींच लाई थी। वे कलकत्ता आकर रहने लगे थे। साथ ही हैदराबाद राज परिवार में उनके संगीत के कदरदान होने के कारण वहाँ भी उनका आना जाना लगा रहता। इस बीच वे 2 बार पक्षाघात से पीड़ित हो चुके थे। आखिरी बार में हैदराबाद के ही एक नर्सिंग होम में अप्रैल 23, 1968 को उनका निधन हो गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां एक सच्चे संगीतकार साधक थे। ना तो मज़हब की दीवारें उन्हें रोक पाईं और न राजनीति का रंग रोगन उन पर चढ़ा। उनके जीवन का बस एक ही आधार था, संगीत, और इसे जिंदा रखने तथा इसके सहारे ही जीवित रहने की साध थी, जो पूरी भी हुई। खां साहब ने अपने जीवन काल में ही जो शोहरत और इज़्ज़त पाई वो आज भी बरकरार है। हिंदुस्तान की सरजमी उन्हें जिस प्यार मोहब्बत के लिए प्यारी थी, उतनी ही निष्ठा और गहराई के साथ यहाँ की धरती ने उन्हें चाहा है और आज भी उसी शिद्दत के साथ उन्हें याद करता रहा है।